आज तक आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। श्रद्धा हत्याकांड की बात, श्रद्धा के पिता ने थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से मुलाकात की और फिर इंसाफ की गुहार लगाई। कहा कि आरोपी आफ्ताब को फांसी मिलनी चाहिए। आपको बता दें आज उसकी पेशी भी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि पिछली बार जब उसे ले जाया गया था तो 4 से 5 लोगों ने हमला कर दिया था, जिसको देखते हुए इसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और जेल में ही आज आफ्ताब की पेशी होनी है। जेल में ही वो बंद है। एक एक सबूत कोशिश हो रही है खंगालने की पुलिस। वहीं श्रद्धा के पिता देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि फांसी से कम वो कुछ नहीं चाहते और उन्होंने क्या क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळी पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला से जुड़ी अपडेट भी है। उसको न्याय हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी हुई और उस पेशी में अदालत ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी को फिर से जेल की सलाखों के पीछे अगले 14 दिनों के लिए भेज दिया है। तिहाड़ जेल में रहते हुए आफ्ताब को पूरे 13 दिन हो चुके हैं। हालांकि उसे अदालत में पेशी के लिए जेल से बाहर आना था, मगर उसकी हिफाजत को देखते हुए तिहाड़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी हो जाएगी। लिहाजा तिहाड़ से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने की आफ्ताब की आस बेदम हो गई। इन 13 दिनों के दौरान आफ्ताब करीब 5 बार जेल से बाहर निकला, लेकिन इन 13 दिनों के दौरान उसे ज्यादातर वक्त अकेले में रहने का मौका मिला और जेल के उस एकांत में उसके सामने जिस एक सवाल का बसेरा था कि आखिर एक श्रद्धा का खात्मा करने के लिए उसने कम से कम 13 तरह की साजिशें रची थी। जिस श्रद्धा के साथ आफ्ताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफ्ताब ने क्यों मारा? अगर श्रद्धा आफ्ताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो वहीं श्रद्धा फिर आफ्ताब को छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? और अगर श्रद्धा आफ्ताब को छोड़कर जाना ही चाहती थी, तो फिर आफ्ताब को उसका कत्ल करने की जरूरत क्या थी? ऐसे उलझाऊ सवालों में बेशक आफ्ताब का वक्त ना गुजरा हो, लेकिन उसके केस को करीब से तफ्तीश कर रहे पुलिस अफसरों के लिए ये सवाल जरूर अब भी किसी पहेली से कम नहीं है। श्रद्धा आफ्ताब मामले को सामने आए करीब 1 महीना होने को आ रहा है और इस मामले में लगातार हो रहे नए खुलासों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीते हफ्ते ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ और उससे पहले 2 राउंड में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इस बीच आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस की जांच से जुड़े कुछ अफसरों ने ये जरूर बताया है कि बहुत जल्द इस मामले में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान उसकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है।
दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस अब जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन इससे पहले पुलिस को इंतजार है उस डीएनए रिपोर्ट का जिससे साफ हो पाएगा कि दरअसल जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की थी या फिर नहीं। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद ही चार्जशीट का रास्ता साफ हो पाएगा। केस के जांचकर्ता के अनुसार श्रद्धा मर्डर केस में नया मोड़ आ सकता है। जांचकर्ता ने बताया कि आफताब काफी चालाक है, वो केस को लेकर आने वाले समय में नया खुलासा कर सकता है। लेकिन अगर गिना जाए तो श्रद्धा को मारने के लिए आफताब ने बेहिसाब साजिशें रची थी, जिनमें से कुछ के बारे में तो उसने पुलिस को पहले ही बता दिया। मगर जांचकर्ताओं की बातों पर यकीन किया जाए तो उसने अब भी कई ऐसे राज हैं जिनको अभी जुबान नहीं दी है। अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका पूरी तरह से सामने आना बेहद जरूरी है। श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को हुआ? श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा को कैसे मारा? लाश के टुकड़े कैसे किए? टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे? टुकड़ों को घर में कितना वक्त तक रखा? टुकड़ों को कैसे और कहां रखा? लाश के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया? हथियार कहां फेंके? कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया? अगर कत्ल गुस्से में और गलती से किया तो तभी पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक इसके बारे में सिर्फ वही बात सामने आई है जो कुछ आफताब ने पुलिस को बताया या अदालत में अपना मुंह खोला। कहा जा सकता है कि इन्हीं सवालों की तह में आफताब की साजिशों का पता छुपा है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। आफताब 13 दिनों से जेल में है। उसने आखिरी बार पुलिस की पूछताछ में तब मुंह खोला था जब उसका नार्को टेस्ट किया गया था। वो टेस्ट असल में कितना कारगर रहा इसके बारे में तो खुद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन टीम ही बता सकती है। मगर जब उसका नार्को टेस्ट किया गया था वो कैसा माहौल था, वो किस्सा अपने आप में बेहद दिलचस्प है। क्योंकि सच कहा जाए तो पुलिस के लिए इस नार्को टेस्ट की बहुत अहमियत थी। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की टुकड़ी एक खास ब्रज वाहन में आफताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल पहुंची थी, क्योंकि इसी अस्पताल के खास ऑपरेशन थिएटर में आफताब के नार्को टेस्ट का बंदोबस्त किया गया था। अब आफताब की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब कुछ रोज पहले उसे पुलिस हिरासत में इसी अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। असल में नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान उसे एक साथ कई दवाएं दी जानी थी और इसी के साथ उसकी सेहत की पल पल कर निगरानी होनी थी। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आफताब के ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर और दूसरे पैरामीटर्स की जांच की गई। मकसद नार्को से पहले इस बात को पूरी तरह से पक्का कर लेना था कि आफताब को पहले से कोई जिस्मानी या ज़हनी परेशानी तो नहीं। ये भी एक रूटीन है। ये एक दिस इज वही मैं कह रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस काउंट करता है इसके अंदर। और दूसरा हम टेक्नोलॉजी भी उसमें लेते हैं। हम ब्रेन की ईईजी जो है, एक मिनी ईईजी होता है, समथिंग कॉल्ड बिस मॉनिटरिंग करते हैं उसमें, एंड दैट गिव्स अस एक ऑब्जेक्टिविटी ऐड हो जाती है इसमें। सुबह ठीक 9:50 पर नार्को टेस्ट शुरू हुआ। आफताब को बताया गया कि उसके हाँ कहने के बाद उसे कुछ दवाएं दी जाएंगी, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए नींद बेहोशी की हालत में चला जाएगा और इसी दौरान उससे केस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उन सभी के सभी सवालों और जवाबों को रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह 10:10 सुबह 10:10 पर उसे इंजेक्शन के जरिए एनेस्थीसिया समेत दूसरी जरूरी ड्रग्स की खुराक दी गई। इस दौरान डॉक्टर ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आफताब को दी जा रही एनेस्थीसिया और दूसरी दवाओं की डोज बिल्कुल सही हो। मैं कहूँगा कि
मुश्किल की एक बैलेंस बनाना रहता है कि एक पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, जो नार्को करा है एनेस्थेटिस्ट, कि जिससे हम इंश्योर कर सकें कि वो सही एक नींद की स्थिति में है। डोज अगर कम होती है तो वो इसका मतलब जगा हुआ है, वो मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ें। डोज ज़्यादा होती हैं तो उसकी सांस रुक सकती है। सो एक बड़ी फाइन लाइन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। सूत्रों की माने तो आफताब ने फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के पूछे हर सवाल का जवाब इत्मीनान से दिया और जैसा कि अब तक वो करता रहा है, उसने ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में ही दिए। टेस्ट के दौरान आफताब पहले कई सवालों पर चुप ही रहा, लेकिन जब उससे दोबारा वही सवाल पूछे गए तो उसने जवाब दिया। यही वो आखिरी जगह थी जहां आफताब के मुंह से निकला हर एक शब्द श्रद्धा मर्डर मामले की जांच में लगी पुलिस के लिए किसी सुराग और सबूत से कम नहीं था, क्योंकि उसके सवालों के जवाब में हाँ और ना कहना ही अंधेरे में भटकती पुलिस को रास्ता भी दिखा सकता है या फिर उसे और गुमराह कर सकता है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस को उम्मीद है कि 90 दिनों में वो इस मामले की चार्जशीट दाखिल कर पाएगी, लेकिन इससे पहले कई रिपोर्ट्स का इंतजार है। इसमें सबसे अहम है डीएनए रिपोर्ट। इसके साथ साथ पुलिस ने इस मामले में आरोपी का नार्को टेस्ट भी कराया था। नार्को टेस्ट से भी पुलिस को काफी सफलता हासिल हुई। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नार्को टेस्ट, इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट और ये तमाम टेस्टों की रिपोर्ट पुलिस एक साथ लगाएगी ताकि इस मामले में पुख्ता सबूत अदालत के सामने रखे जा सके। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।